इसलिए मुकाबला में एक पक्ष वो हैं और दूसरा पक्ष वहाँ मनोरमा देवी है और तीसरा पक्ष है वहाँ जन स्वराज। इससे में भूमिहार ये सोचेगा कि विकल्प कौन बनेगा, तो अभी भूमिहार ये सोचेगा, हाँ इस पर सोचेगा, विचार ये करेगा। सोचता है आरजेडी को छोड़ करके जी ये एनडीए को अभी इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज तारीख है 6 नवंबर और आज से 7 दिनों बाद यानी कि 13 तारीख को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। देखिए सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बाजी कौन मारेगा और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर जनता के मन में कौन है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद जी अरुण जी, देखिए कई सारी वजूहात हैं जो आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए गया में, जहानाबाद में आप एक बड़ा नाम है और बिहार की राजनीति को भी आप बखूबी समझते हैं। तो सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है इस बार के उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए हम क्रमवार यदि इसकी चर्चा करें तो बेला से हम शुरू करेंगे और जो जनमानस है बेला में बदलाव चाहता है, बदलाव चाह रहा है बेला में। इस अखाड़े के मजबूत पक्ष हैं और वो जहानाबाद से सांसद हैं। सुरेंद्र जी का बेटा वहां से लड़ रहा है चुनाव, तो एक लंबे दिनों से वहां की राजनीति को वो समझते रहे हैं, इसलिए मुकाबला में एक पक्ष वो हैं और दूसरा पक्ष वहाँ मनोरमा देवी है, महिला हैं, और कई तरह की पत्नी हैं। कई तरह की राजनीतिक उतार चढ़ाव उनके पक्ष में विपक्ष में गया है, तो उनके प्रति भी सिंपैथी है लोगों की, लोग बदलाव चाहते हैं। तो जो सरकार का अपना काम है, लोगों को प्रभावित करने का तरीका है, हम समझते हैं। और तीसरा पक्ष है वहाँ जन स्वराज। ऐसे तो और लोग हैं मैदान में, लेकिन तीसरा पक्ष है जन स्वराज। तो हमको लग रहा है कि वहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक है, जिसमें अभी तक जेडीयू नंबर 1 पर। अच्छा, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेलागंज में जेडीयू नंबर 1 पर है, यानी कि मनोरमा देवी फर्स्ट पोजीशन पर है अब तक। जी, मेरा अपना अनुभव अनुमान यही कहता है। हाँ। और दूसरा उसके बाद है इमामगंज में। ठीक है। तो इमामगंज में भी वहाँ जीतन राम मांझी के परिवार से लोग लड़ रहे हैं और जीतन राम मांझी को उस क्षेत्र के लोगों ने काफी मुश्किल के समय में मदद की है और उनका सीधा संबंध है। लेकिन आरजेडी की ओर से जो राजेश मांझी हैं, वो भी उस इलाके में लंबे दिनों से सक्रिय हैं, तो टक्कर उन्हीं दोनों के बीच मुझे दिखता है। जी। फिर आइए अब तरारी में। ठीक है। तो तरारी में भी माले और आरजेडी के बीच हमको टक्कर दिखता है। ठीक है। इसलिए कि माले का भी अपना बेस वोट है, वहां से कैडर वोट है उनका, कैडर वोट है जी। और सुनील पांडे का अपना बेटा लड़ रहा है, तो सुनील पांडे भी वहां से विधायक रहे हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है। इन दोनों के बीच वहाँ टक्कर है। जी। और फिर आइए रामगढ़। बिल्कुल। रामगढ़ में मैं समझता हूँ कि मल्टी कॉर्नर फाइट। मल्टी कॉर्नर फाइट है। क्योंकि वहाँ बसपा भी एक बड़ा पक्ष है। जी जी जी।
और बसपा ही के कारण आरजेडी वहाँ ज्यादा लॉस में है। अच्छा, बसपा के कारण राजद का नुकसान रामगढ़ में हो रहा है। चलिए अब हम भी एक-एक सीट पर तफसील से बातचीत करते हैं अरुण जी। जिक्र करेंगे हम लोग बेलागंज से। आपने भी देखा होगा कि बीते दिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेलागंज के कुरमत्थू गांव पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने सवर्ण जातियों को संबोधित भी किया था और कई बातों का जिक्र किया था। क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर के साथ क्या अपर कास्ट का वोट आ रहा है? देखिए, जो वैचारिक लोग हैं हम्म। राजनीति में आ, विचार का जगह कम रह गया है, तो वैचारिक लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं हर जगह, हर जात में है, समुदाय में है, धर्म में है, लेकिन वो साइजेबल वोट नहीं है। वो साइजेबल वोट नहीं है, इसलिए मैं परिणाम तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वहाँ लड़ाई सीधे सीधे जेडीयू और आरजेडी के बीच। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर लड़ाई में जनसुराज नहीं है। अब ये हम कैसे कह जी। सकते हैं, ये तो जनता तय करेगी, हाँ लेकिन हाँ। हम कमजोर स्थिति में देख रहे हैं। कमजोर स्थिति में जनसुराज को आप बेलागंज में देख रहे हैं। देखिए एक और तरह की चर्चा हो रही है अरुण जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर को एक गलती भारी पड़ेगी। जैसा कि आपको भी याद होगा, आपके भी जहन में ये बात होगी कि पहले प्रशांत किशोर ने मोहम्मद खिलाफत हुसैन पर भरोसा जताया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे खिलाफत हुसैन खुद खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं होऊंगा और मेरे बदले में मोहम्मद अमजद जो है वो जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। क्या लगता है ये भारी पड़ेगा? देखिए, इसका नुकसान जनस्वराज को वहाँ पड़ रहा है, इसलिए कि एक प्रोफेसर, और वो भी माइनॉरिटी कॉलेज में प्रोफेसर, जी जी। वहाँ का जितना इलाके का गांव है, वो करीब करीब मिर्जा गालिब कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। जी। गया कॉलेज और मिर्जा गालिब में चुनना होगा तो मिर्जा गालिब में पढ़ेंगे, और लंबे दिनों से शिक्षक रहे हैं, तो छात्रों का एक बड़ा समूह, वो भी गणित के गुरु रहे हैं। हाँ, जोड़ घटाव आसानी से कर लेते हैं। जी। न उनके छात्र भी जोड़ घटाव कर लेते जी हैं, जी जी। इसलिए इसका तो लॉस उनको होगा। लॉस होगा इसका। हाँ, वो भले स्पॉन्सर्ड कर दें कि हमारे बदले ये कैंडिडेट रहेगा, लेकिन उनका चाहने वाला ज्यादा जमा था, इसलिए। लेकिन उसको कैसे भरपाई करेंगे ये तो जनस्वराज के लोग करेंगे, वो लोग भी अच्छे खिलाड़ी हैं राजनीति, और बहुत को जिताए हैं, हराए हैं, देश और देश भर में उनका है। अब वो कैसे करते हैं वो मैं नहीं कर समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आरजेडी और जेडीयू के बीच का टक्कर है, एज है जेडीयू को। एज है बेलागंज में जेडीयू को। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं अरुण जी। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है इमामगंज की सीट। आपको क्या लगता है मांझी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या इसका नुकसान दीपा मांझी को झेलना पड़ेगा? देखिए, दीपा मांझी कोई फैक्टर नहीं है वहां पर, लड़ाई जीतन राम मांझी से, केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में उनका प्रभाव है, फिर नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है, बीजेपी का प्रभाव है, इतना सरल नहीं है जैसे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी जोरों पर है वहां पर। अरे, एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती तो वो 50,000 से जीतती। अच्छा। वो है फैक्टर, लेकिन उसको लड़ाई में नंबर 1 पर वही है, उसके बाद ही नंबर 1 पर है दीपा मांझी जी इमामगंज जी में। जी जी। राजेश मांझी भी हैं, जितेंद्र पासवान भी हैं। हाँ, राजेश मांझी भी जमीनी है, जी। जितेंद्र पासवान भी वहाँ पर लोकप्रिय डॉक्टर हैं। लोकप्रिय डॉक्टर हैं। तो अब वहाँ की परिस्थिति जो है, इसमें एक बड़ा चेहरा है जीतन राम मांझी, ये लड़ाई के सूत्रधार हैं वो, और सरकार के अलायंस में हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत लोग चाहते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, तो वो सब तो हम लोग भी झेले हुए हैं, लेकिन
एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जिसके चलते वो लग रहा है कि लड़ाई बड़ा दिलचस्प हो संगीन गई है, है। दिलचस्प हो गया जी है, जी जी। लेकिन एज उन्हीं का है। एज दीपा मांझी का ही है। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रामगढ़ की सीट। आपने भी सुना होगा कि रामगढ़ पहुंच करके क्या कुछ कहा था जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। साफ साफ कह दिया था कि यहाँ पर राजद जो है वो पहले दूसरे छोड़िए तीसरे या फिर चौथे नंबर पर रहेगी। अरुण जी, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? देखिए वहाँ अंबिका यादव के बेटे लड़ रहे हैं बसपा से, भतीजे सतीश यादव। भतीजे लड़ रहे हैं, जी। तो उनके बेटे ही हैं। तो वो अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और वो आरजेडी के नेता थे और बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। तो बसपा का भी अपना वो बेस वोट है, प्लस वो जो वोट काटेंगे वो आरजेडी का ही काटेंगे, बिल्कुल उन्हीं को डैमेज करेंगे। उन्हीं को डैमेज करेंगे। इसलिए वो जहाँ डिवीजन है वहां पर दूसरे लोग जो फ्लोटिंग वोट है वो वहाँ अपने को जोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए जैसे ही वो कैंडिडेट हैं तो आरजेडी तीसरे नंबर पर हो ही गए वहाँ। तो आरजेडी तीसरे नंबर पर। आपको भी ये लगता है, आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं प्रशांत किशोर की बात से? बिल्कुल बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन यही है जी जी जी। कि आरजेडी वहाँ तीसरे नंबर पर होगा। जगदानंद सिंह के पुत्र हैं वो, सुधाकर सिंह के भाई हैं वो। रामगढ़ राजद का गढ़ रहा है। हाँ, गढ़ तो है ही, सेंधमारी हो गई, लेकिन सेंधमारी हुई है ना, गढ़ तो है ही। गढ़ में हारे भी हैं, जी जी अशोक सिंह से हारे थे। बिल्कुल। तो सेंधमारी वहाँ कई लोग कर रहे हैं और वो आरजेडी को ही लॉस है उसका। बिल्कुल जी जी। तो सरल सीट नहीं है वो सेकंड स्थान पर आने के लिए संघर्ष करेंगे। सेकेंड स्थान पर आने के लिए संघर्ष करेंगे, बड़ी बात आप कह रहे हैं। यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर यादव भी जो है वो खेल करेंगे, उनका भी मन जो है वो डोल रहा है। बिल्कुल डोल रहा है, इसलिए कि उनको लगता है कि बसपा का वोट और हमारा वोट, यादव का वोट यदि यूनाइट हो गया तो ये सीट हम निकाल भी सकते हैं। इसलिए वहाँ मल्टीपोलर लड़ाई हो गया है। आपका जन स्वराज का भी जो वहाँ कैंडिडेट हैं बहुत ही सोबर नेचर, यानी कि आप सुशील कुशवाहा की बात जी कर रहे हैं। सुशील कुशवाहा भी सोबर नेचर के, और वो बैकवर्ड वोट को तो लेंगे ही, अपर कास्ट में भी उनके प्रति रिएक्शन नहीं है, गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। तो पहले स्थान पर कौन और दूसरे पर कौन? अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी वहाँ भी कैंडिडेट जो है वो अशोक सिंह एकदम जमीनी कार्यकर्ता के रूप में वहाँ एमएल भी लिए रहे हैं, और जगता बाबू के विरोध के बावजूद भी वो उनके प्रताप और ये के बीच भी ये पौधा अब बट वृक्ष का रूप ले लिया है। अच्छा, जी जी जी। तो ये अपनी पहचान बना ली है। वैसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का प्रभाव और अलायंस का जो प्रभाव है उस प्रभाव का उपयोग करते हुए व्यक्ति अभी वहाँ लड़ाई में बीजेपी नंबर 1 पर है। बीजेपी वहां पर नंबर 1 पर होगी। चलिए अब हम आखिरी सीट की चर्चा कर लेते हैं। आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है तरारी की सीट। क्या लगता है आपको, तरारी का ताज किसके सर सजेगा? अब देखिए तरारी में भी है ये लड़ाई है, चूंकि माले का भी अपना बेस वोट है, और अब कितना जेडीयू के वर्कर उस पर वर्क निकाल पाते हैं, जी जी। उस गोल से कितना मत निकाल पाते हैं। बाकी वोट तो सुनील पांडे विशाल लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई वहाँ है, वो लड़ाई में यही दोनों आमने सामने रहेंगे। यही दोनों आमने सामने रहेंगे, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है जन सुराज, प्रशांत किशोर के सूत्रधार हैं जन सुराज के, जन सुराज कितना कमाल करेगा? जन स्वराज तो
वहाँ यूपीए को हार्म नहीं करेगा, जन स्वराज वहाँ हार्म करेगा जी एनडीए को ही। एनडीए को, लेकिन ओवरऑल जन स्वराज कुछ कमाल कर पाएगा? ओवरऑल 4 में से 1 सीट भी नहीं निकाल पाएगा, क्या लगता है आपको? अभी के दृष्टिकोण से हमको लगता है कि मुश्किल है। मुश्किल है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम ज़लज़ला ले आएंगे। देखिए जलजला तो लाने का प्रयास वो कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन बाई इलेक्शन कठिन होता है। जी बाई इलेक्शन कठिन होता है, सरकार के पक्ष में जाता है, तो फिर भी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। मिला जुला करके स्थिति यही बनी हुई है कि इस चुनाव में वो 25 के चुनाव में जलजला लाएं तो अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 24 नहीं 25 में जलजला ला सकते हैं? नहीं, वहाँ कुछ सीट तो आ ही गया आएगा, और कुछ सीट आने का मतलब सरकार कौन बनाएगा, किसके साथ वो होंगे, क्या फैक्टर होगा, वो कल की बात है। इस उपचुनाव में हमको नहीं लगता है कि ये कोई जलजला ला पाएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप भी भूमियार समाज से आते हैं। भूमियार समाज का एक कद्दावर नाम अरुण कुमार जी भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब भूमियारों का मन मिजाज डोल रहा है? प्रशांत किशोर के साथ आएंगे भूमियार? देखिए एक सेक्शन है जो परिवर्तन चाहता है, तो भूमिहार कोई अरुण कुमार हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की है, हमने जातीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। उस पर खतरा आता है तो हम बोलते हैं, नहीं तो हमारे के यहाँ हमारे समर्थकों में सभी जाति के लोग, उसमें जाति की सीमा नहीं है। लेकिन अभी जो जातीय गोलबंदी है उसमें भूमिहार ये सोचेगा कि विकल्प कौन बनेगा, तो अभी भूमियार ये सोचेगा, हाँ इस पर सोचेगा, विचार ये करेगा। सोचता है आरजेडी को छोड़ करके ये एनडीए को अभी इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक विकल्प के तौर पर है प्रशांत किशोर, जहाँ सीक्रेट मीटिंग भी की थी कुछ वक्त पहले, आपको भी याद होगा। हाँ वो सब चलता रहता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये भूमिहार इस बात को सोचेगा, तौलेगा और महसूस करेगा कि इससे आरजेडी को फायदा तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, इनके प्रति सिंपैथी है, लेकिन उस सिंपैथी को तभी वो डिलीवर करेगा जब उसको साफ साफ दिखेगा, जब ये कंफर्म हो जाएगा जी कि राजद को कोई फायदा तो नहीं होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है पूर्व सांसद अरुण कुमार जी ने, बड़े ही बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।